Hello everyone, I'm Prabinu. I'm an English language and a communication skills trainer. Today I would like to take up a few minutes to explain you the benefits of the newspaper and the benefits of this session. क्यों कर रहे हैं हम ये सेशन आपके लिए? If you are targeting UPSC, MPPSC or any other government exam, क्यों beneficial है ये सेशन आपके लिए? देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें न्यूज़पेपर से मिलता है. रीसेंट अपडेट्स क्या है. सेकंड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के रिलेशनशिप्स क्या हैं, जो यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर कई बार. सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की न्यूज़ हमें यहाँ से मिलती है. इकोनॉमी पर रीसेंट बिल्स का क्या इम्प्लीकेशन है, कोई बिल पास हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हम उसके बारे में बात करते हैं. एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, a lot more aspects are discussed in the newspaper. So हमारा करंट अफेयर्स डेवलप हो रहा है, रीसेंट न्यूज डेवलप हो रही है, प्लस सब्जेक्ट वाइज अगर कंटेंट की बात करें तो यू हैव मोर फैक्ट्स एंड फिगर्स रादर देन थ्योरी जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं. सो रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके नॉलेज बैंक में ऐड हो रहा है. सो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स तो हैं ही. Plus, do not forget or do not undermine the importance of English language. क्योंकि CSAT सेक्शन भी हमें क्रैक करना होता है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के को एक अच्छा खासा वेटेज है. Trust me, even if you are good at speaking English, even if you are fluent in speaking English, but understanding the reading comprehension, understanding the language of reading comprehension is really difficult. सो डू नॉट अंडरमाइन इट, उसकी वैल्यू को आप अंडरमाइन मत करिए. सो इस सेशन में जब हम न्यूज कवर करते हैं, हम लैंग्वेज पर भी फोकस कर रहे हैं. हम हर एक सेंटेंस, हर एक वोकैबुलरी को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो देन आपका जो लैंग्वेज पे कमांड है वो भी डेवलप होता है. सो डू नॉट अंडर वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इज रियली इम्पोर्टेंट. इवन इंटरव्यू तक भी जाते हैं तो इट वर्क्स, important है language. So knowledge, content, subject wise knowledge plus the language, इन सबका compilation अगर मैं देखती हूँ, इन सबका consolidation देखती हूँ, so वो हमें मिलता है किसी भी एक न्यूज़पेपर को रीड करने से. सो और इस सेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट ही आपको तब मिलने वाला है जब आप इस सेशन के बाद एक बार खुद से न्यूज़पेपर रीड करेंगे. So then trust me, ये सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. It is not just the information which I am giving you here. मैं सिर्फ आपको न्यूज़पेपर समझाना मेरा पर्पस नहीं है. पर्पस ये भी है कि आप आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करें. एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, एज अ कॉम्प्रिहेंशन आप इंग्लिश इंप्रूव करें. Right? चलिए. So with the same purpose, I hope after this session you will complete reading the newspaper. Chaliye, let's start with our today's agenda, which is the analysis of the editorial section of the Hindu paper. So this is page number 10, editorial section, and we are going to discuss this editorial section in our today's session. Okay, so first article is faster and sooner. This is based on the vaccination for the COVID-19. As we all know, cases are rising sharply day by day. The focus is more on the vaccination. So vaccination का rate increase करना है. What is the sub headline? India has the wherewithal. Wherewithal means the resources. जहां से हम कोई भी काम करने के लिए हमें resources चाहिए, पैसा चाहिए basically. So इंडिया के पास वो wherewithal है कि वो sharply accelerate कर पाए daily vaccination rate. जो daily vaccination लगने का जो दर है वो हम sharply accelerate बढ़ा सकते हैं और इंडिया के पास resources हैं. So as of now किन्हें वैक्सीनेशन लग रहा था? जो 60 इयर्स की एज से ऊपर थे या फिर जो 45 इयर्स की एज के ऊपर है बट उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं. कमॉर्बिडिटीज एक वर्ड आपने सुना होगा. कमॉर्बिडिटीज का मतलब जिन्हें मल्टीपल बीमारियां हैं और सीवियर बीमारियां हैं. तो 45 के ऊपर की एज जिन्हें कमॉर्बिडिटीज हैं सिर्फ उन्हें ही वैक्सीनेशन लग रहा था. बट फ्रॉम 1st April ऑनवर्ड्स एनीवन हु इज अबव 45 इयर्स ऑफ एज उन्हें वैक्सीनेशन लग सकता है कमॉर्बिडिटीज
के सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें वैक्सीनेशन देना पड़ेगा इस बीमारी से बचने के लिए। सो नथिंग एज सच बहुत हमारी एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। एन अनइक्वल प्रोविडेंस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द टैक्सेशन। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने फाइनेंस बिल 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में बात करते हैं। पीएफ इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का पर्पस ये होता है कि हर एक कंपनी में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं या जो भी पर्सन एम्प्लॉय है, उसके रिटायरमेंट का एक फंड कहलाया जाता है, दैट इज पीएफ, जिसमें हर महीने उसकी सैलरी से कुछ परसेंट उस फंड में जाता है, और जितना पैसा एम्प्लॉय डाल रहा है उतना ही एम्प्लॉयर भी उस फंड में डालता है उस एम्प्लॉय के लिए। सो ये फंड रिटायरमेंट पर वो पर्सन को रिसीव होता है। सो अभी तक ये कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बट 2.5 लाख के ऊपर अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, 2.5 लाख के ऊपर अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, सो उसके ऊपर जो इनकम आपको मिल रही है दैट इज टैक्सेबल, राइट। सो अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो सभी के लिए अभी तक था, तो फिर ये सब हेडलाइंस क्यों दी गई, दैट मॉडिफाइड टैक्स प्रोविजन ऑन पीएफ इनकम डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। इट मींस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट है, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं, और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं है। समझते हैं क्या अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये है कि जो अभी तक 2.5 लाख का लिमिट था उसको कर दिया है 5 लाख का लिमिट, विच इज गुड एस्पेक्ट कि 5 लाख के कंट्रीब्यूशन के ऊपर अब जो इनकम पे टैक्स लगेगा वो लिमिट जो है वो 5 लाख हो गया है, जो अभी तक 2.5 लाख था। नाउ व्हाट हैपेंड, उस 5 लाख में एक कंडीशन लगा दिया है कि ये 5 लाख सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके प्रोविडेंट फंड में उनके एम्प्लॉयर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इट मींस सिर्फ अकेला एम्प्लॉई ही जब अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेगा तभी उसे ये बेनिफिट मिलेगा 5 लाख वाला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करती हूँ, सो प्राइवेट सेक्टर में ये एक कंपल्शन होता है कि एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड में पैसा देना ही है। सो बिना एम्प्लॉयर के कोई भी प्रोविडेंट फंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक रूल है, मैंडेटरी एस्पेक्ट है। सो प्राइवेट सेक्टर के लिए 5 लाख वाला जो अमेंडमेंट है ये बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो 2004 के पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और वो किसी भी और नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 2004 अमेंडमेंट्स के पहले से काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल अमेंडमेंट नहीं है। सो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ भेदभाव हुआ है, ये डिस्कशन हुआ है इस आर्टिकल में। अब अगर आप इस आर्टिकल को रीड करेंगे, सो जस्ट नंबर्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जस्ट गो थ्रू, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो ये आर्टिकल को रीड करना बहुत इजी हो जाएगा। मूविंग अहेड, here is why the electoral bond scheme must go. इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है उसे हटा देना चाहिए। ये आर्टिकल को समझने के पहले कुछ बेसिक्स हमें समझने पड़ेंगे, स्पेशली व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या मतलब होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। चलिए, इलेक्शंस के पहले जितना भी कैंपेनिंग होता है, आपको पता है कि उसके लिए दे नीड फंड्स एंड रिसोर्सेस, क्योंकि बिना पैसे के कैंपेनिंग नहीं हो सकता है। अब ये पैसा कहां से आता है, कौन डोनेट करता है, इन सब के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं चेक होता था। सो 2017 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लॉन्च करे गए। नाउ व्हाट आर दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि जो भी ऐसा पर्सन जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन देना है, वो बैंक में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा, एंड ये बॉन्ड्स जैसे कि कोई और अदर बैंक के नोट काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे, ये उस पर्टिकुलर पार्टी को देंगे, और पर्टिकुलर पार्टी जो भी है जिसने ये बॉन्ड्स रिसीव करे हैं वो बैंक में जाके प्रेजेंट करेंगे और पैसा ले सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ एसबीआई के थ्रू हो सकता है।
हाँ, पर इससे ये पता नहीं चलता कि किसने डोनेट किया है और कितना डोनेट किया है। सो एनोनिमस डोनेशंस होते हैं बिना नाम के, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के बेनिफिट जुड़े हैं, डोनेशन देने वाले का भी और डोनेशन लेने वाले का भी। अब यहाँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये स्कीम को हटा देना चाहिए, जबकि अगर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ये तो व्हाइट मनी है, एटलीस्ट दिस स्टॉप्स द ब्लैक मनी इन द मार्केट। तो फिर क्यों बोला जा रहा है? रीजन ये दिया है कि अगर बैंक के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन जो है एसबीआई बैंक के थ्रू होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सेंटर की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके पास ये राइट्स है कि वो ट्रैक कर सकते हैं डोनेशन किसने दिया है। सो वो पर्सन तक पहुंचा जा सकता है, which can create a problem for that person कि फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी इनकम का इन्वेस्टिगेशन होगा, so that can raise problems. सो ये रूलिंग पार्टी के लिए तो बेनिफिशियल है, बट ये ऑपोजिशन पार्टी की कैंपेनिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इट मींस दोनों पार्टी सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं है, दोनों के फंड्स रिसोर्सेस सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और जब दोनों को एक जैसे बेनिफिट्स नहीं है कैंपेनिंग करने के, सो ये इनजस्टिस है, या किसी भी एक पार्टी को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो ये जो राइट टू नो हमारे यहाँ का जो एक राइट है इंडिया डेमोक्रेसी का, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आप लोगों को नहीं बता रहे कि ये डोनेशन कहाँ से आ रहा है हर पार्टी को। ये वोटर्स को जब तक पता नहीं होगा कि अपने घोषणा पत्र में जो बड़ी बड़े प्रोमिसेस पार्टीज करती हैं उसके पास उसके लिए उनके पास जो फंड्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, अगर ये हम सिटीजन्स को, अगर हम वोटर्स को नहीं पता होगा, तो वी कैन नॉट डिसाइड ऑन कि पार्टी का पॉकेट्स कितने डीप है, क्या ये जेन्युइन पार्टी है, या ये एक्चुअली फंड कर सकती है सारे प्रोमिसेस को। सो एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ हर पार्टी को पैसा कौन डोनेट कर रहा है या कहाँ से पैसा आता है। So this whole article is about this electoral bonds कि क्यों हट जाना चाहिए और इससे सिटीजन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, राइट? चलिए, now a very important article today, remove the wedges in India Bangladesh ties. wedges का मतलब होता है एक लकड़ी का ट्रायंगुलर टुकड़ा। एनालॉजी समझिए कि व्हाई दे हैव यूज्ड दिस वर्ड वेजेस। वेजेस का एक्चुअल अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करती हूँ, सो एक ट्रायंगुलर टुकड़ा है लकड़ी का जो दो चीजों को अलग रखने के काम आता है, बीच में लगा दिया जाता है ताकि दो चीजें पास में ना आ पाए। सो दरवाजा बंद नहीं करना है तो आप एक वेज लगा देते हैं, दो खिड़की के बीच में आप वेज यूज कर देंगे। सो वेज कहीं ना कहीं दो चीजों को अलग रखने के काम आता है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है रिमूव द वेज। अब जो भी ये वेज है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स में कि जो इनको दूर कर रखा है, ये वेजेस को आप हटा दें, सो दैट ये जो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप है, ये जो टाइज है, ये और स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो नाउ अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड टॉपिक, क्योंकि इंडिया के लिए बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है अगर हम सारे नेबर्स के एस्पेक्ट्स पर देखें, और यहाँ पे रिलेशंस बनाना हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पूरा इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। सो दिस विल बी आवर आर्टिकल ऑफ द डे, राइट? चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ डिटेल्ड डिस्कशन नाउ। ओके, रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज. Small but important steps can put an end to the long-standing issues in a relationship that is gradually coming of age. Coming of age मतलब कोई भी चीज डेवलप होना या मैच्योर होना। सो ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे जो ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, सो अगर कुछ छोटे छोटी चीजें करने से अगर हमारे बीच के इश्यूज अगर खत्म हो जाते हैं, सो ये हमें करना चाहिए। सो कुछ हिस्ट्री से स्टार्ट किया कि कैसे हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप्स पिछले 50 सालों से इवॉल्व होते आए हैं, चेंज होते आए हैं। द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज हिस्टोरिक, इवॉल्विंग ओवर द लास्ट 50 years. India's political, diplomatic, military and humanitarian support during Bangladesh Liberation War played an important role towards Bangladesh independence. So India ने जो support दिया था बांग्लादेश की
लिबरेशन वॉर में, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको बांग्लादेश भी कंसिडर करता है। Nearly 3,900 Indian soldiers gave up their lives. 3,900 Indian soldiers ने अपनी लाइफ दी थी, and an estimated 10 million Bangladeshi refugees took shelter in India. So इस टाइम पर 10 मिलियन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे जिन्होंने यहाँ पर शेल्टर लिया था। सो इतना कंट्रीब्यूशन था कि हमारे सोल्जर्स ने लाइफ दी है, हमने उन्हें रिफ्यूजी दिया है। सो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी इस चीज को कंसिडर करता है। बट नाउ इट इज अबाउट कोऑपरेशन। पर अब जो है कोऑपरेशन पर बात आती है। कोऑपरेशन मतलब दोनों ही कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। अभी तक इंडिया ने उनके इंडिपेंडेंस के टाइम पे सपोर्ट किया था, बट नाउ इट इज अबाउट कोऑपरेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप हैज ऑसिलेटेड। ऑसिलेटेड का मतलब होता है कभी अच्छे है कभी खराब है। so, जैसे पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ ऑसिलेट करता है, वैसे हमारा रिलेशनशिप भी ऑसिलेट कर रहे थे। The relationship remained cordial until the assassination of Bangladesh founding president. So जब तक वहां के जो प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर, उनके assassination, जब तक उनकी हत्या नहीं हुई थी, तब तक हमारे रिलेशनशिप्स काफी कॉर्डियल थे। और फिर 82 से 91 में फिर से अच्छे हुए थे, when a military led government by General H.M. Irshad ruled the country। तब हमारे फिर से रिलेशनशिप्स डेवलप होने लगे थे। इस उसके 75 से 1982 के बीच का जो पीरियड था वो काफी अच्छा नहीं था हमारे लिए। Since Bangladesh returned to parliamentary democracy 1991, तो मिलिट्री रूल हटा 91 में, अगेन डेमोक्रेसी पर जब बांग्लादेश शिफ्ट हुआ, सो रिलेशंस हैव गॉन थ्रू हाइज एंड लोज। कभी बहुत अच्छे थे कभी खराब भी थे, ये सब हमारा चल रहा है। However, in the last decade, decade मतलब होता है पिछले 10 सालों का जो ड्यूरेशन है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैव वार्म्ड अप, काफी अच्छे हुए हैं, entering a new era of cooperation and moving beyond historical and cultural ties. So पिछला जो भी हिस्ट्री था, जो कल्चरल डिफरेंसेस है, उन सबको हटाते हुए हम आगे बढ़े हैं, and to become more assimilated in the areas of trade, connectivity, energy and defense. So ये जो ट्रेडिंग है, एनर्जी है, डिफेंस है, इन सारे एस्पेक्ट्स पर हमारे टाइज काफी बेहतर हुए हैं एंड हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Bangladesh and India had achieved the rare feat of solving their border issues peacefully. जितने भी हमारे border issues हैं उनको हमने काफी peacefully solve किया है, बहुत शांति से solve कर रहे हैं। and ratifying the historic जो land boundary agreement था 2015 में, इसको भी, इसके चलते जितने भी controversies थे, जो conflicts थे, उसको भी solve किया गया। Where enclaves were swapped, allowing inhabitants to choose their country of residence। मतलब जो दूसरे ग्रुप्स के लोग हैं उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि आप अपने इनहैबिटेंट कंट्री जहां आप रहते हैं आप वहां जा सकते हैं। तो अब वो या तो इंडिया हो सकता है या बांग्लादेश हो सकता है, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जहां के आप रेसिडेंस है आप वहां पर जा सकते हैं। एंड ऑल दिस हैपेंड वेरी पीसफुली। The Bangladesh government led by Prime Minister Sheikh Hasina has uprooted anti-India insurgency elements. So जो वहां की जो गवर्नमेंट थी जिसकी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने जो ये एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट थे उसको काफी हटाने की कोशिश करी। ये जो लोगों में एंटी इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट जो थॉट प्रोसेस था उसको अप्रूव किया, उसको हटाया, borders को peaceful बनाया, and making the India-Bangladesh border one of the region's most peaceful, and allowing India to make a massive redeployment of resources to its more contentious borders elsewhere. So जब एक border पे अगर शांति होती है, पीस होता है, तो हम यहाँ पर जो हमारी एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको निकाल कर कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं जहां पर जरूरत है हमारे रिसोर्सेज की, हमारे सोल्जर्स की। सो जहां पर थोड़े कंटेंशियस बॉर्डर्स हैं, जहां झगड़े हो रहे हैं, उन बॉर्डर्स पर हम हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अब हमें इंडिया बांग्लादेश के ऊपर अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। सो ये जो शेख हसीना जी थी उनकी वजह से उन्होंने भी काफी सारे स्टेप्स लिए इस रिलेशनशिप को और आगे बेहतर बनाने के लिए। Bangladesh and India have achieved the rare feat of solving their border issues. Okay, we have already done this. Bangladesh today is India's biggest trading partner. आज की डेट में
जो बांग्लादेश है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके कुछ फिगर्स दिए कि हम कितना ट्रेड यहाँ पर करते हैं, कितना इंपोर्ट होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है। इंडिया हैज ऑफर्ड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स। अदरवाइज हम ड्यूटी चार्ज करते हैं, पर बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के लिए हमने काफी सारे ड्यूटी फ्री एक्सेस भी प्रोवाइड किए हैं। Trade could be more balanced if non-tariff barriers from Indian side could be removed. थोड़े बहुत non-tariff बैरियर्स लगा रखे हैं इंडिया ने, अगर वो भी रिमूव हो जाएंगे तो ये जो ट्रेड है ये और ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। ऑन द डेवलपमेंट फ्रंट कोऑपरेशन हैज डीपेंड, और डेवलपमेंट की बात करें तो कोऑपरेशन बड़ा ही है दोनों साइड से। एंड इंडिया एक्सटेंडिंग 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश इन रीसेंट ईयर्स अमाउंटिंग टू 8 बिलियन। Look at the massiveness of this figure. इंडिया ने $8 बिलियन क्रेडिट देने के लिए अग्री किया है। 3 लाइंस में वो करेंगे, मतलब 3 पार्ट में ये लोन क्रेडिट देने के लिए रेडी है। और ये किस चीज के लिए? वहां की रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए। सो बेसिकली वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने ये 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट दिया। ऑल्दो पिछले अगर 8 सालों की अगर हम बात करते हैं, सो प्रॉपरली ये फंड वहां यूटिलाइज नहीं हुआ है, काफी सारा पैसा अभी हमने रिलीज नहीं किया है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं कि इंडिया का रेड टेपिज्म है, मींस करप्शन की अगर हम बात करें, और इम्प्लीमेंटेशन जो है इन प्रोजेक्ट्स का बांग्लादेश के एंड पर वो भी बहुत स्लो था। इसलिए ये जो लाइंस ऑफ क्रेडिट था वो 100% आई वुड नॉट से कि सक्सेसफुल रहा, ये अभी पाइपलाइन में है। Bangladeshis make up a large portion of tourists in India. So trading एक मैटर पे हम काम कर रहे हैं जो अच्छा हो रहा है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सेकेंड इज बांग्लादेशी जो है हमारे इंडिया के काफी टूरिस्ट का पोर्शन बनते हैं, आउट नंबरिंग ऑल टूरिस्ट अराइविंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप इन 2017। So 2017 में यूरोप से आने वाले टूरिस्ट से भी ज्यादा टूरिस्ट थे बांग्लादेश से आने वाले। Bangladesh accounts for more than 35% of India's international and medical patients, contributes more than 50% of India's revenue from medical tourism. So यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, इलाज कराने के लिए भी काफी लोग बांग्लादेश से आते हैं। सो हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है उससे जो इंडिया को रेवेन्यू हो रहा है वो भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश से। सो हमें बहुत बेनिफिट है बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। अब एक कनेक्टिविटी के टर्म से बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी कैसी है। सो बिटवीन द टू कंट्रीज इट हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड, काफी इंप्रूव हुए हैं। डायरेक्ट बस सर्विसेज हैं कोलकाता और अगरतला से जो चलती हैं। एंड अगर हम और बात करें 3 पैसेंजर एंड फ्रेट रेलवे सर्विसेज भी है दोनों कंट्रीज के बीच में, और नए रूट्स भी डेवलप हो रहे हैं। एक नया ब्रिज द मैत्री सेतु भी इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सो दिस अलाउज द शिपमेंट ऑफ गुड्स। इन सब की वजह से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो भी काफी अच्छे से होता है, सी पोर्ट्स प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, और रोड, रेल, वाटरवेज अलग अलग तरीकों से जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत इजी हो जाता है, राइट। सो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अगर छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो छोटे छोटे इश्यूज क्या है वो हम देखते हैं। नाउ द बोन ऑफ कंटेंशन, बोन्स ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो वो झगड़े की जड़ क्या है? सो डिस्पाइट द रिमार्केबल प्रोग्रेस, इतनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इसके बावजूद द अनरिजॉल्व तीस्ता वाटर शेयरिंग इशू, तीस्ता नदी को लेकर, तीस्ता वाटर्स को लेकर जो पानी शेयर हो रहा है, इसके ऊपर एक इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर है बॉर्डर किलिंग्स आर येट टू स्टॉप। बॉर्डर पे होने वाली जो हत्याएं हैं वो अभी भी बंद नहीं हुई हैं। Year 2020 saw the highest number of border shootings by the border security force. So 2020 में सबसे ज्यादा बीएसएफ की बॉर्डर शूटिंग्स हुई है। बॉर्डर शूटिंग्स मतलब जहां आपको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है सीधे आप शूट कर देते हो, राइट। सो शॉट्स आर फायर्ड एट सिविलियंस। उस कई बार सिविलियंस इन सब चीजों में मरे हैं। यूजुअली कैटल ट्रेडर्स जो भेड़ बकरियां चलाने वाले होते हैं वो उन लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हुई है।
जो कि जनरली अनआर्म्ड होते हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं होते, और वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं. So India not only has failed to stop the border killings, but at times has even justified them. मतलब ना कि सिर्फ हमने ये border killings को stop किया, पर हम कई बार इन killings को justify भी करते हैं कि ये करना जरूरी था और ये सही किया जो हमने किया. So कहीं ना कहीं ये चीजों पे वर्क करना जरूरी है, ये border killings पे वर्क करना जरूरी है कि अगर इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है उन मैटर्स को सॉल्व कर देने का. डायरेक्टली शूट कर देना इज नॉट द सॉल्यूशन. सो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने क्या बोला, उन्होंने अभी रीसेंट विजिट जो किए ढाका में, आपको सभी को ये रीसेंट न्यूज तो पता ही होगी. सो वहां पर उन्होंने बोला आवर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव शुड बी अ नो क्राइम नो डेथ बॉर्डर, कि बॉर्डर पर कोई क्राइम नहीं होना चाहिए और कोई डेथ नहीं होनी चाहिए. सो इससे क्वेश्चन उठता है कि व्हाई किलिंग्स एंड नॉट ड्यू लीगल प्रोसीडिंग्स, कि क्यों मार दिया जाता है बजाय के लीगल प्रोसीडिंग्स करने के. जो भी बॉर्डर क्राइम्स होते हैं उनका एक प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स होना चाहिए. The Modi's government's proposal to implement the National Register of Citizens across the whole of India reflects poorly on India-Bangladesh relationships. So ये जो NRC भी launch किया था proposal, उसके implementation का सबसे बुरा असर जो वो इंडिया बांग्लादेश के relationship पर ही पड़ा था. It is not comprehensible. ये हमें समझ में नहीं आया that why people of all religions and ethnicities barring Muslims will be excluded from the bill. कि क्यों Muslims को इस बिल से बाहर रखा गया, कि क्यों वो वापस इंडिया नहीं आ सकते. It remains to be seen how India addresses the deportation of illegal Muslim immigrants, some of whom claim to have come from Bangladesh. जिनमें कई सारे क्लेम करते हैं कि वो बांग्लादेश से आए हैं, बट फिर भी हम क्यों ये सब रोक नहीं पा रहे. Sri Lanka, Nepal, and Maldives once considered traditional Indian allies. ये सब हमारे पुराने ही नेबर्स हैं, रिलेशनशिप जिनसे हमारे काफी सालों से चले आ रहे हैं, are increasingly tilting towards China. आज ये जो 3 कंट्रीज हैं जो जिनका ट्रेडिशनली हमसे अलाय था, हमसे दोस्ती थी, आज इनका इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज्यादा हो गया है. क्यों हो गया है? क्योंकि चाइना इतना इन्वेस्टमेंट करता है इन कंट्रीज में. वो ट्रेड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स करता है. In spite of its neighborhood first policy, India की जो policy है neighborhood first policy, India has been losing its influence in the region to China. पर still India अपने neighborhood को इतना ज्यादा अगर प्राथमिकता देता है, फिर भी यहाँ पर सारी कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है. Bhutan also does not abide by Indian influences as evidenced by its withdrawal from the BBIN. So भूटान का भी कनेक्शन हमसे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट जो था उसमें से विड्रॉ कर लिया है. And China, in lieu of its checkbook diplomacy, is well entrenched in South Asia, including Bangladesh. So अब धीरे धीरे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और वो इनसे इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशनशिप्स को भी इंक्रीज कर रहा है. सो चाइना का इन्फ्लुएंस अगर हर जगह बढ़ता जाएगा, सो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बहुत प्रॉब्लम होगा कि हमारे नेबर्स के साथ अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, सो चाइना का इन्फ्लुएंस इन सब जगह पर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, विच इज रियली डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. Now the last paragraph says keeping the momentum going. जो momentum है, जो चल रहा है, बस उसे हमें maintain करके रखना है. So India-Bangladesh relations have been gaining positive momentum over the last decade. जैसा कि ऊपर भी डिस्कस किया था इसी आर्टिकल में कि पिछले 10 सालों से ये जो मोमेंटम है ये काफी पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप्स काफी बेहतर हो गए हैं. As Bangladesh celebrates its 50 years of independence, India continues to be one of its most important neighbors and strategic partners.
50 साल हो गए हैं उनके इंडिपेंडेंस को। 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था बांग्लादेश को। सो पिछले 50 सालों से इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है। कोई भी नई प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वो इंडिया के साथ वो मिलके बना लेते हैं। एज द लार्जर कंट्री, दोनों में से लार्जर कंट्री इंडिया है। द ओनस इज ऑन इंडिया टू बी जेनरस इनफ। सो अगर दोनों कंट्रीज में से अगर हम उनसे बड़े हैं, हमारी कंट्री ज्यादा बड़ी, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है कि हम थोड़े जेनरस हो जाएं, हम हमारा दिल थोड़ा बड़ा कर दें एंड लेट द वाटर फ्लो। वो जो तीस्ता वाटर इशू है उसको हम थोड़ा लेट गो कर दें and ensure that people are not killed on the border for cattle. एटलीस्ट भेड़ बकरियों के लिए बॉर्डर पर किलिंग ना हो, भले ही वो इलीगल भी हो, तो उसके लिए प्रॉपर जस्टिस का एक तरीका होना चाहिए, बट किलिंग इज नॉट द वे। दीज स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये छोटे स्टेप्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, can remove long standing snags in a relationship which otherwise is gradually coming of age in 50 years. ये छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स को पे अगर हम काम करते हैं तो जो हमारे रिलेशनशिप में जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो अड़चने आ रही हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगी और ये जो हमारा रिलेशनशिप पिछले 50 सालों में डेवलप हुआ है वो और बेहतर हो जाएगा। टू मेक द रीसेंट गेन्स इरिवर्सिबल, मतलब जो अभी पिछले 10 सालों में जो हमें फायदा हुआ है वो इरिवर्सिबल करने के लिए, मतलब वो फिर से खराब ना हो जाए, both countries need to continue working on the 3 C's. ये 3 C पर काम करना पड़ेगा। What are these 3 C's? Cooperation, एक दूसरे को मदद करना, कोलैबोरेशन, दोनों को मिलकर काम करना, एंड कंसोलिडेशन, मतलब दोनों मिलकर और स्ट्रॉन्ग होना। इन 3 एस्पेक्ट्स पर हमें काम करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Okay, so this is all about this article. Quite a long one, but I guess this was really important topic कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है, कहाँ गलतियां हो रही है जिस पे इंडिया को काम करना चाहिए, एंड कैसे चीजों को हैंडल करना है, ये सारा कुछ डिस्कशन हुआ है इस आर्टिकल में। सो आई गेस इट वाज अ गुड रीड फॉर टुडेज सेशन। काफी सारा अंडरस्टैंडिंग हमारा डेवलप हुआ इंडिया बांग्लादेश टाइज के लिए, एंड रीसेंट विजिट की वजह से करंट न्यूज तो था ही हमारे लिए, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट today's session from my side. Thank you so much everyone and take care of yourself.